जो होते हैं वो नाव के चप्पू की तरह नहीं चलते, वो चाबुक की तरह चलते। चाबुक समझते हैं आप लोग, जो बचपन में खूब पढ़ाए तुमको लगे, घोड़े के लिए बचपन में खूब पढ़ा होगा तुम लोग, चाबुक से तुमको हाँका गया तो उनमें जो मूवमेंट होती है वो लहरदार होती है। कैसी होती है? लहरदार मूवमेंट देखने को मिलती है, अंडुलेटिंग मूवमेंट। अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसकी विसिनिटी में ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इस रीजन को आपने नाम दे दिया सेंट्रोसोम। क्या नाम दे दिया इसे? सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम के अंदर आपको दो यहाँ पे रोड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है, इनको सेंट्रियोल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इसके चार तरफ का जो मैट्रिक्स बनाया है ये सेंट्रोस्फीयर है। तो ये सेंट्रियोल पेयर हो गया। बोथ सेंट्रियोल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो राइट एंगल पे हो गए। दोनों को एक साथ डिप्लोसोम बोलते हैं। तो सेंट्रियोल्स है तो ये दोनों दूसरे के राइट एंगल पे है। चार तरफ का मैट्रिक्स सेंट्रोस्फीयर है या काइनोप्लाज्म है, सेंट्रियोल के चारों तरफ है। इसे पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट। तो दो तो सेंट्रियोल्स हो गए, चार तरफ का मैट्रिक्स हो गया, एंटायर स्ट्रक्चर इन्होंने सेंट्रोसोम। क्या बोलेंगे उसे? और जब इस सेंट्रोसोम का आप लोग क्रॉस सेक्शन लेते हैं, है ना? नहीं, सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन। दो सेंट्रियोल्स है तो इस सेंट्रियोल का आप क्रॉस सेक्शन लेंगे, आपको जो अरेंजमेंट मिलता है वो मिलता है 9+0। क्या रहेंगे? 9+, यानी सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, लेकिन वो किस फॉर्म में होती है? ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है। कि पेरीफेरी पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगी वो एक एक नहीं होंगी, इस तरह से ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगी। वेरी जो ना लास्ट यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट तो बताओ। तो पेरीफेरी पे ये 9 पेरिफेरल सेट्स ऑफ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट की है। 9 सेट्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। 9 सेट्स ऑफ, कितने सेट है? 9 सेट। लेकिन वो डबलेट के हैं या ट्रिपलेट के? ट्रिपलेट के हैं। तो पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, लेकिन इस तरह से ट्रिपलेट की फॉर्म में होती हैं। तो अगर आप सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो आपको 9+0 ओरिएंटेशन मिलेगा, है ना? एक डायग्राम से उसको देख लेंगे आप। ये सेंट्रियोल मॉडिफाई होकर बेसल बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? बेसल बॉडी को ब्लेफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं, उसको बेसल ग्रेन्यूल भी बोलते हैं, उसको काइनेटोसोम भी बोलते हैं। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं। तो बेसल बॉडी सेंट्रियोल के मॉडिफिकेशन से बनाए। किसके मॉडिफिकेशन बनाए? सेंट्रियोल के मॉडिफिकेशन से बेसल बॉडी बन गया। तो बेसल बॉडी में वही अरेंजमेंट मिलेगा। इसको बेसल ग्रेन्यूल या इसको ब्लेफेरोप्लास्ट भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बेसल ग्रेन्यूल या ब्लेफेरोप्लास्ट भी बोल रहे हैं। इसमें भी 9+0 ही ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? 9+0 ही ओरिएंटेशन यहाँ देखने को मिलेगा। जो व्यवस्था जो व्यवस्था किसकी होती है? सेंट्रियोल की। कोई व्यवस्था किसकी होती है? बेसल बॉडी की होती है। 9+0। तो 9+0 ये है, 9+0 ये एनिमल सेल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं न्यूक्लियस की विसिनिटी में जो रीजन दिख रहा है वो सेंट्रोस्फीयर और साथ में सेंट्रल पेयर का बना, उसे सेंट्रोसोम कह रहे हैं। ये पूरा सेंट्रोसोम कहलाएगा, जिसमें दो सेंट्रियोल्स है, यानी दोनों सेंट्रियोल को एक साथ डिप्लोसोम कहेंगे। तो सेंट्रियोल का अगर क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो 9+0 व्यवस्था मिलती है। ये अरेंजमेंट माइक्रोफिलामेंट का है या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स का है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। और सेंट्रियोल मॉडिफाई होकर बेसल बॉडी बनाता है। इसमें भी 9+0 ही व्यवस्था या अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये व्यवस्था फिर से किसकी है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की है। अब ये सेंट्रियोल से जो बना है बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे मौजूद होगा। एंड नाउ दिस बेसल बॉडी गिव्स बर्थ टू सीलियम और फ्लेजुलम। अब इससे किसका ओरिजिन हो जाता है? सीलियम और फ्लेजुलम का ओरिजिन हो गया। जो पार्ट मेम्ब्रेन से बाहर चला गया वो शाफ्ट है। जो मेम्ब्रेन के ठीक नीचे है वो बेसल बॉडी है। और जो मेम्ब्रेन के लेवल पे आ गया है वो बेसल प्लेट होता है। क्या होता है? वो बेसल प्लेट होता है। ये बेसल प्लेट हो गया दोस्तों। तो सीलिया हो या फ्लेजला, एक को सीलियम कहते हैं, एक को फ्लेजलम कहते हैं। एक जगह को सीलिया और फ्लेजला बोल देंगे। तो ये मैं यूकैरियोटिक सेल ही बता रहा हूँ दोस्तों, है ना? उसी के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग। मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल ही पढ़ा है इस सेल में। तो सीलिया हो या फ्लेजिला, दोनों का ओरिजिन बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल से होता है। जो पार्ट मेम्ब्रेन से बाहर आ गया वो शाफ्ट होगा। अगर इस शाफ्ट पार्ट का आप क्रॉस सेक्शन लेंगे तो 9+, वहाँ क्या था और यहाँ क्या था?
और ये 9 जो पेरी फेरी पे है वो डबलेट की फॉर्म में है या ट्रिपलेट की फॉर्म में? डबलेट की फॉर्म में। तो 9 दूनी 18 हो गया। क्या हो गया? 9 दूनी 18 हो गया है। 9 दूनी और साथ में 2, तो टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? और 20 माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बन जाएगा? इसका एक्सोनीम पार्ट बन जाएगा। कौन सा पार्ट बन जाएगा? एक्सोनीम, यानी कोर पार्ट। आप केवल इस सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन ही है जिसने इसको चारों तरफ से कवर कर लिया है। तो सेल मेम्ब्रेन ने इसको कवर करके इसकी कवरिंग बना दी है। और ये जो कवरिंग जो बन गई है, केवल इस कवरिंग को छोड़ दीजिए, अंदर जो पार्ट होगा सारा सारा ये 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है। तो दैट द कोर पार्ट। क्या बोलते हैं उसको? कोर पार्ट। बोले तो सेंट्रल पार्ट हो गया है। क्या हो गया वो? कोर पार्ट यानी सेंट्रल पार्ट। तो ये जो शाफ्ट जो होता है, इसका जो कोर पार्ट होता है उसको एक्सोनीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें टोटल कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी? 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी। क्या होंगे? ये मैंने यूकैरियोटिक फ्लैजेलम बताया है। तो फ्लैजेलम आपको प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा, आपको यूकैरियोट्स में मिलेगा। तो फ्लैजेलम की अगर आप बात करें तो यूकैरियोटिक फ्लैजेलम में आपको व्यवस्था क्या मिलती है? 9+2 मिलती है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम यानी बैक्टीरिया में 9+2 व्यवस्था नहीं होती है। तो क्या व्यवस्था होती है यहाँ पे? 4+4 की व्यवस्था होती है। बैक्टीरिया में भी फ्लैजेला होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजेला होते हैं। कि यूकैरियोटिक फ्लैजेलम जो है, अगर आप फ्लैजेला की बात कर रहे हैं या फ्लैजेलम एक को बोल दिया, तो ये यूकैरियोट में भी होगा, ये प्रोकैरियोट में भी होगा। तो जो प्रोकैरियोट में जो होता है यूकैरियोट से अलग रहता है। यहाँ पे 9+2 व्यवस्था होगी। यहाँ पे 9+2 व्यवस्था क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो होती कौन सी है? 4+4 होती है। अगर आपने बैक्टीरिया पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मोनेरा नहीं पढ़ा? प्लांट डाइवर्सिटी वाला पार्ट अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ? ओके। यहाँ पे 4+4 की व्यवस्था, ये 9+0 की व्यवस्था है। पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है लेकिन ट्रिपलेट की फॉर्म में। सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है दोस्तों। पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा। पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इवनली स्पेस्ड। अरे अब पेरीफेरी पे 9 है, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। बनाओ। सेंटर में प्रोटीन हब होगा। यही डायग्राम बनाने से जा रहे हैं हम लोग। पेरीफेरी पे 9 है, इवनली स्पेस्ड। इवनली स्पेस्ड है। क्या है? इवनली स्पेस्ड। कहाँ गया? बनाओ बनाओ। जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। और ये जो नाइन्स होती है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है। 3 3 का सेट देखने को मिलेगा। 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट। 9 सेट्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट है, सेंट्रल ट्रिपलेट नहीं है। 9 सेट्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट है, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं। ये ए माइक्रोट्यूब्यूल होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ए बी सी, 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 ए बी सी। 9 सेट्स ऑफ माइक्रो पेरीफेरल सेट्स ट्रिपलेट का।
और सेंटर में पूरा प्रोटीन हब होता है। ये एक ट्रिपलेट, ये दूसरा ट्रिपलेट, और इनके बीच में ये इंटर ट्रिपलेट होगा। क्या होगा? इंटर ट्रिपलेट होगा। क्या होगा? इंटर ट्रिपलेट। इनको आपस में जोड़ दिया, ये इंटर ट्रिपलेट ब्रिज हो गया है। तो पेरी फेरी पे 9 माइक्रोट्यूबुल, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूबुल नहीं है। जल्दी, सेंटर में प्रोटीन हब होता है। क्या होता है? ये जो ए माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है, इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको एक डेंस प्रोटीन बॉडी देखने को मिलेगा। इसको एक्स बॉडी बोलते हैं। एक्स बॉडी। टोटल 9 एक्स बॉडीज होंगी। अल्तमाश, 2 एक्स बॉडीज के बीच में एक वाई बॉडी होगा। 2 एक्स बॉडी के बीच में एक वाई बॉडी होगा। टोटल 9 वाई बॉडीज होंगी। एक्स और वाई बॉडी को लिंक करने के लिए एक्स वाई लिंकर्स होंगे। सब कुछ प्रोटीन्स का बना है। इस एक्स बॉडी से एक रेडियली मैच स्टिक लाइक स्ट्रक्चर का ओरिजिन हो गया, जिसको रेडियल स्पोक कहेंगे। ये इसका स्पोक हेड हो गया है, माचिस की तीलियों की तरह। ये रेडियल स्पोक हो गया, ये स्पोक हेड हो गया। रेडियल स्पोक, स्पोक हेड, 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 स्पोक हेड, रेडियल स्पोक। बल बल बचिए। तो 9+0 की व्यवस्था है। इसके चार तरफ का जो रीजन है, ये पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट है। ये पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट है। इसके चार तरफ का रीजन जो होगा वो तो पूरा क्लाउडी फॉर्म में होगा। हेलो, होगा पूरा क्लाउडी फॉर्म में। तो डायग्राम को थोड़ा सा खूबसूरत दिखाने के लिए हमने इस तरह से बना दिया है। ये पूरा क्लाउडी फॉर्म के अंदर ही दोस्तों। क्या रे? क्लाउडी फॉर्म में ही, पूरा ही क्लाउडी फॉर्म में, क्योंकि ये एक सेंट्रियोल है। हेलो, ये 2 सेंट्रियोल्स हैं। ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के राइट, अरे सुना था सही इधर बेटा बहन जी हो। ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के राइट एंगल पे, ए जॉन, ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के राइट एंगल पे, राइट एंगल पे, राइट एंगल पे सामने से देख रहे हैं। इस सेंट्रियोल का अपने क्रॉस सेक्शन लेंगे, 9+0 व्यवस्था मिलेगी। पेरी फेरी पे 9 माइक्रोट्यूब, लेकिन ट्रिपलेट की फॉर्म में 9 सेट्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब, है ना? पेरिफेरल ट्रिपलेट 9 सेट, ये एक सेट हो गया। 9 सेट्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट। तो 9 सेट हो गए इसके लिए। ये एक सेट, ये दूसरा सेट, और चार तरफ का जो भी मैट्रिक्स होगा उसे क्या बोलेंगे आप? सेंट्रोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? सेंट्रोस्फीयर। कुछ नोट करना चाह रहे हो आप लोग? किसका पेन है? सेंट्रोस्फीयर होगा। ये पूरा क्लाउडी फॉर्म में होता है। क्या होता है? फोटो डायग्राम को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए कुछ नहीं पूछने वाला, सिर्फ एक चीज याद रखना कि सेंट्रियोल की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है। बस ये डिटेल कुछ नहीं पूछने वाला, कभी भी नहीं पूछने वाला। मैंने कहा इवनली स्पेस्ड हो गया। हाँ, बनने दे, कुछ नहीं पूछने वाला। 9+0 याद रखना है, काम खत्म। तुम वैक्यूल का काम कर रही हो बैठ के, कल जो पढ़ाया था मैंने। तो घर पे क्यों नहीं किया? टेस्ट तो कितनी देर का था? टेस्ट में तो 180 आए थे। आउट ऑफ सिलेबस था। बाकी तो सारे सही कर दिए होंगे। माइक्रो ह्यूमन वेलफेयर या और कोई क्वेश्चन 4-5 जो बाहर आए, उसके अलावा तो बाकी सारे सही कर दिए होंगे। 152 का अटेम्प्ट किया, उतना कर लिया। अगर सिलेबस की आउट ऑफ सिलेबस है तो पहले भी नहीं बताया था जब ऊपर बुलाया था? एक बार नाश्ता करवाया था ना हम लोगों ने, जाने कहा था बीच बीच में वो टॉपिक पे आ सकते हैं जो हो सकता है आपकी क्लास में ना हुए हो। बोल देंगे सर लोग को,
बोल दो सर लोगों को, बोल दो कौन से टॉपिक का, बायो का कोई आ रहा है तो बताओ मेरे को ऐसा कोई टॉपिक जो आउट ऑफ द नहीं हो, तो सर लोगों को बोल दीजिएगा एक बार, बोले सर उस टॉपिक को काट दो एक बार, बोल देना एक बार, बोलने से सुनिए। सेंट्रोसोम is an organelle usually containing two cylindrical structure, इनकी बात कर रहा है, इधर सुनो, टू cylindrical structure इनकी बात कर रहा है, centrioles की, they are called centrioles, they are surrounded by amorphous pericentriolar satellite, amorphous मतलब no definite shape, कोई definite shape नहीं है, बस वो cloudy form में है, amorphous का मतलब लिखो no definite shape, एमॉर्फस का मतलब नो डेफिनेट शेप, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। कहाँ है एनसीईआरटी? अब इसका पीडीएफ ले लेना। बोथ सेंट्रियोल्स इन ए सेंट्रोसोम लाई पैरेलल टू ईच अदर। ओ ये सेल बायो के क्वेश्चन आए थे मैंने, आपके टेस्ट में तो नहीं आए, लेकिन जिसको बना के दिया है ना उनसे पूछना, पूरी एनसीईआरटी स्टेटमेंट रीजन और एक्सेप्शन रीजन से मैंने उड़ेड़ के रख दिया है। सुन मेरी बात को, तू पेपर देख लेना एक बार, उसके बाद में बात करेंगे। कल एस आर जीरो जो हुआ था, कि आप लोग एस आर जीरो तो मेहनत क्यों नहीं करते एस आर जीरो? सुनो, करवा देंगे यार, अरेंज करवा देंगे। both both the centrioles in a centrosome lie perpendicular, और फिर ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ये अरेंजमेंट कहलाता है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है? पहिया देखा, पहिया बैलगाड़ी का, रथ का पहिया, कुछ ऐसा ही होता है ना? जो आपका विजयी रथ पहुंचेगा वहां पे, कहाँ पहुंचेगा? वहां पे, कहाँ पे? दिल्ली एम्स पे। दे आर मेड ऑफ 9 इवनली स्पेस, इवनली है, अनइवनली नहीं है, इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइबर्स, पेरिफेरल है, सेंट्रल फाइबर नहीं है, पेरिफेरल फाइबर्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ईच ऑफ पेरिफेरल फाइबर इज डबलेट। तो 9 प्लस, बस इतना ही याद रखना है, 9 प्लस 0 और 9 ट्रिपलेट की फॉर्म में काम करता है, 9 पेरिफेरल वाला पार्ट। एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड, तो लिंकर आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, मतलब ये एक ट्रिपलेट है, ये दूसरा ट्रिपलेट है, तो लिंकर इनको क्या करते हैं? कनेक्ट करके रखते हैं ना, कनेक्ट करके रखते हैं। और जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? हब कह रहे हैं, प्रोटीन हब है, जैसे कोटा इज द कोचिंग हब, और आप लोग हब ऑफ संस्कार एंड सफलता, तो क्या बोलते थे? खड़ा हो, इधर आओ, इधर आओ, तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर आओ, इधर आओ, अरे खड़े हो, इधर आओ। जिंदगी में कोई पॉजिटिविटी नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? इधर आओ, मेरे मुंह से तो कभी निकलता ही नहीं है, 45 साल का हो गया, गाली क्या, एक शब्द नहीं निकलेगा मेरे मुंह से, इतना क्या कॉन्टामिनेटेड हो गया कि सेल्फ कंट्रोल नहीं है? हाँ जी, बीच में हब होगा, कोटा इज द कोचिंग, और आप लोग हब ऑफ संस्कार एंड सफलता। थैंक यू, बड़प्पन है आप लोगों का। विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक, और वो रेडियल स्पोक मैचिस्टिक लाइक स्ट्रक्चर को कनेक्ट करके रखती है। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, ये तो देख लिया अपन ने कि सेंट्रियल बेसल बॉडी एंड स्पिंडल फाइबर्स, नहीं ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़, सेंट्रियल स्पिंडल फाइबर थोड़ी बना रहा है, हेलो। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, ये बात तो हमने समझ ली कि सीलिया या फ्लैजेला दोनों का ओरिजिन बेसल बॉडी से होता है, बेसल बॉडी सेंट्रियोल के मॉडिफिकेशन से बना है, ये बात तो ठीक है। उसी ने आगे लिख दिया एंड स्पिंडल फाइबर्स, नहीं, एक्चुअली कहानी थोड़ी सी इसको क्लियर लिखनी थी, कहानी एनिमल सेल का जब सीन देखते हैं तो कहानी कुछ ऐसी होती है। कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं, और फिर उसके तरफ इस तरह से एस्टर रेज और ये स्पिंडल फाइबर अरेंज होते हैं। एक्चुअली इस लैंग्वेज को इसको ऐसे करके लिखना था, सेंट्रियोल के चारों तरफ एस्टर रेज भी रेडिएट आउट हो जाती है, स्पिंडल फाइबर भी इक्वेटर की तरफ निकल जाते हैं, लैंग्वेज को ऐसे लिखना था।
एक में सीधा लिख दिया कि सेंट्रियोल्स फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। नहीं, कहानी एक्चुअली इस तरह से तो होती है। और कुछ है तो बताओ मैं, हेलो डिस्कशन कर रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ कहानी होती है क्या? तो सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर थोड़ी बना रहा है। सेंट्रियोल के चार तरफ ये सेंट्रियोल है, तो इधर से स्पिंडल फाइबर ऐसे बनते हैं, एक्स्ट्रा रेस बनती है। स्लाइड को तो ऐसे लिखना था, लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है। अब लिखा है तो कोई बात नहीं, हमने भी पढ़ लिया और उसको समझ लिया और क्वेश्चन मार्क बना के रख दिया, ताकि आए तो हम क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये भी देखना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। एक आधा क्वेश्चन ऐसा, वो तो खुद माइक्रोट्यूब्यूल का बना है, वो क्या ओरिजिन करेगा किसी को? यहाँ पे प्लांट सेल में बिना इससे क्या नहीं हो रहा क्या? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का ये ओरिजिन क्या करेगा? अरे तो मुझे समझा रहा है कि मैं कैसे समझाऊं इसको, ये मुझे समझा रहा है कि मैं इसको कैसे समझाऊं। प्लांट्स पूछ क्या रहा है, वो तो बता ही रखा है मैंने, स्पिंडल पढ़ाया नहीं क्या मैंने? प्लांट सेल में जब इस माइटोटिक स्पिंडल बन रहा है तो क्या वहाँ पे सेंट्रियोल होता है? तो क्या यहाँ पे स्पिंडल फाइबर नहीं बनते? तो मटोक रीजन की कहानी सारी सारी, लेकिन है तुम कहाँ समझोगे मटोक को। हाँ, आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो देख लेना वहाँ पे। एंड वो तो ऑप्शन देख के देखना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइट टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो लैंग्वेज को थोड़ा क्लियर और अच्छे से लिखना था, लेकिन इसने ऐसे लिख दिया। ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या करें, लिख दिया तो लिख दिया, कहाँ कहाँ लड़ाई करेंगे बार बार। 9+0 की व्यवस्था। तो सेंट्रियोल मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? बेसल बॉडी, जिसे सीलिया और फ्लैजेला का क्या होता है? ओरिजिन हो जाता है। बाकी तो आप लोग जानते हैं, कोई चांस नहीं है। सीलिया हो गया, पूरा क्लियर हो गया। सीलिया हो या फ्लैजेला, दोनों का ओरिजिन बेसल बॉडी से होता है। बेसल बॉडी सेंट्रियोल के मॉडिफिकेशन से बना है। बेसल बॉडी को बेसल ग्रेन्यूल भी कहते हैं। और लाइन लिखिए, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आप देखो तो, ये सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन, और ये जो सेंट्रियोल था इसने मॉडिफाई होकर बेसल बॉडी बनाया, और बेसल बॉडी से सीलियम या फ्लैजेलम का ओरिजिन हो गया। जो पार्ट मेम्ब्रेन से बाहर चला गया वो शाफ्ट होगा, और जो मेम्ब्रेन के लेवल पे आ गया वो बेसल प्लेट होगा। ये बेसल प्लेट आ गया। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन था, इस सेल मेम्ब्रेन ने इसको चारों तरफ से इस तरह से कवर कर दिया। सेल मेम्ब्रेन ने इसको चार तरफ से कवर कर लिया, मेम्ब्रेन ही इसको कवर कर रहा है। तो बड़े सफाई से लिख दिया है, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही, अगर मेम्ब्रेन में फ्लूडिटी नहीं होता, अगर लिपिड मॉलिक्यूल में क्वासी फ्लूइड नेचर नहीं होती, तो आउट पुशिंग नहीं हो पाती, आउटग्रोथ नहीं हो पाती, सीलिया फ्लैजेला इस तरह से बन ही नहीं पाते। शार्प पार्ट का ओरिजिन कैसे होता? बड़ा अच्छा लिखा। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर, मतलब ये पैरामीशियम है, ध्यान से सुनना। ये पैरामीशियम है, बोले तो स्लीपर एनिमल क्यूल है। पैरामीशियम स्लीपर एनिमल क्यूल है। इसमें एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक इसमें माइक्रो न्यूक्लियस होता है। खैर, ये सीलिया हम दिखा रहे हैं, ये सीलिया है, ये सीलिया है, ये सीलिया है। सीलिया, बॉडी के पोस्टर पार्ट के सीलिया थोड़े से लंबे होते हैं, नंबर भी ज्यादा होता है, पूरा एक गुच्छा बन जाता है, जिसको कोडल टफ कहते हैं। टफ, गुच्छा बन गया है, ये कोडल टफ गुच्छा बन गया है ना। तो सीलिया, बाहर पानी है, एक्स्ट्रा सेल जो है जो ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रही है। सिंगल ऑर्गेनिज्म है ना पैरामीशियम, सेलिटर। सीलिया है, बाहर पानी है, क्या रे? पानी है, पानी, वाटर। सीलिया जब तक शांत रहेंगे पानी भी शांत रहेगा। फिर सीलिया में मूवमेंट होगी, ढिंग का चिक्का ढिंग का चिक्का। सीलिया बीट लाइक और सपोर्ट, नाव के चप्पू की तरह मूवमेंट होती है। चप्पू ऐसे चलता है, क्या रे पप्पू? चप्पू पीछे, चप्पू आगे, चप्पू पीछे, नाव जब चलाएंगे, चप्पू ही आगे पीछे करेंगे नाव तो अपने आप चल जाएगी। ए न्यूटन थर्ड लॉ, क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। सब सब बदल जाएगा। जैसे ही आप नाव को किनारे पे लेके पैर से जंप करके किनारे पे जाते हैं, तो फिर और आप न्यूटन का फील्ड नियम लग गया, और चिड़िया जो हवा में उड़ रहे न्यूटन का फील्ड नियम लग गया तीसरा। क्या रे न्यूटन, समझ में आ रहा है? तो
चप्पू ऐसे चलता है, एक पावर स्ट्रोक लगता है, एक रिकवरी स्ट्रोक, एक पावर स्ट्रोक लगता है, एक रिकवरी। तो सीलिया की जो मूवमेंट होती है, ये सीलियाज होते हैं, सीलिया, दे बीट लाइक और नाव के चप्पू की तरह। दो तरह के स्ट्रोक पड़ते हैं, एक पावर स्ट्रोक पड़ता है, एक रिकवरी, पावर रिकवरी रिटर्न स्ट्रोक। दो तरह के स्ट्रोक पड़ते हैं, एक पावर स्ट्रोक पड़ता है, एक रिकवरी या रिटर्न स्ट्रोक पड़ता है। दो तरह के स्ट्रोक्स पड़ते हैं। तो सीलिया, जैसे ही सीलिया की मूवमेंट शुरू हो गई, छपाक टपाक छपाक टपाक, वैसे ही पानी में हलचल आ गई। जब तक सीलिया में कोई भी मूवमेंट नहीं, सुनिए मेरी बात को, चल लूंगा मैं लाइनों में। सीलिया में जैसे ही मूवमेंट आ गई है, बाहर पानी में भी हलचल आ गई है, मतलब सीलिया और सीलियरी मूवमेंट प्रोड्यूस वाटर करंट। तो सीलिया के मूवमेंट से वाटर करंट प्रोड्यूस हो गया, पानी में भी हलचल आ गई। अब पानी इसके अंदर एंटर करेगा, और पानी जब इसके अंदर एंटर करेगा तो खाली हाथ आएगा, तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम फिर खाली हाथ आ गए, मतलब जब भी पीयूष सर के घर पे आए और जैसे ही पहुंचे आए फ्लैट पे, तो इसे घंटी बजा देना। पहली बार घर आओगे तो फिर आपको पता है, जो एनसीईआरटी आपके पास रख रखी है वही तो जमा करवाने आओगे। मिठाई तो मैं खिलाऊंगा ना कम्बल को। तो खाली आता है नहीं, अपने साथ डिजोल्व ऑक्सीजन लेके आता है, अपने साथ एक फूड लेकर आ रहा है। तो सीलिया याद करो, पैरामीशियम सीलियरी फीडर होता है, पैरामीशियम फिल्टर फीडर होता है, छान छान का। पैरामीशियम सेलेक्टिव फीडर होता है, कोई बात नहीं। तो सीलिया में मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। तो ये, तो बॉडी का ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, कौन सा एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस के सीलिया में साथ साथ मूवमेंट होता है। ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, इन सीलिया में साथ साथ मूवमेंट होगा, पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक, छपाक टपाक, छपाक टपाक। लेकिन ये जो लॉन्जिट्यूडल एक्सिस होता है, ये लॉन्जिट्यूडल एक्सिस, इनमें एक के बाद एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, पावर पावर, रिकवरी रिकवरी, छपाक टपाक इस तरह से देखने को मिलेगी। तो ये वाले जो ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए होते हैं, उनमें सिंक्रोनस मूवमेंट होता है, और इनके अंदर मेटाक्रोनस मूवमेंट होगा। कैसा होगा, सिंक्रोनस, और ये मेटाक्रोनस मूवमेंट होगा। इस तरह से मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यही समझे, ये सिंक्रोनस मूवमेंट है, ये मेटाक्रोनस मूवमेंट है, एक के बाद एक। आप समझना मेरी बात को। तो सीलिया का नंबर ज्यादा होता है, सीलिया का नंबर ज्यादा होता है। पर सेल अगर नंबर देखा जाएगा तो सीलिया का नंबर ज्यादा होता है। सीलिया की लेंथ कम होती है लेकिन नंबर ज्यादा है। मतलब सीलिया चाइनीज है, क्या है, चाइनीज। हाइट कम होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। और फ्लेजिला की बात अलग है। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर युगलिना बना दिया, युगलिना, जिसमें मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। और ये मैंने यहाँ पे इसमें फ्लेजलम का ओरिजिन लिखा दिया। तो फ्लेजलम की लेंथ ज्यादा होती है, सीलिया की लेंथ कम होती है। पर सेल नंबर देखा जाएगा तो फ्लेजिला का नंबर कम होता है, सीलिया का नंबर ज्यादा होता है। और जो फ्लेजिला जो होते हैं, वो नाव के चप्पू की तरह नहीं चलते, वो चाबुक की तरह चलते। चाबुक समझते हैं आप लोग, जो बचपन में खूब पढ़ाए तुमको, लगे घोड़े के लिए बचपन में खूब पढ़ा होगा तुम लोग, चाबुक से तुमको हाँका गया तो उनमें जो मूवमेंट होती है वो लहरदार होती है। कैसी होती है, लहरदार मूवमेंट देखने को मिलती है, अंडुलेटिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। कैसी मूवमेंट, अंडुलेटिंग मूवमेंट, चाबुक की तरह। तो ध्यान से समझ लेना, सीलिया में जब भी मूवमेंट होगी तो केवल सेल नहीं, ऑर्गेनिज्म में भी मूवमेंट हो जाती है। सीलिया में जब भी मूवमेंट होगी तो उसमें केवल सेल में ही मूवमेंट नहीं होती, ऑर्गेनिज्म में भी मूवमेंट हो रही है। केवल इतना ही नहीं हो रहा, सीलिया की मूवमेंट से सराउंडिंग फ्लूइड में भी मूवमेंट हो जाती है। नेजल ट्रैक्ट में सीलिया, फैलोपियन ट्यूब भी है, और सीलिया फिमरी तो आप लोग जानते होंगे। तो सीलिया की मूवमेंट से केवल सेल में ही मूवमेंट नहीं हो रहा है, सराउंडिंग फ्लूइड में भी मूवमेंट हो रहा है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक चप्पू। तो दो तरह के स्ट्रोक,
causing the movement of either the cell और द सराउंडिंग फ्लूइड, चाहे वो म्यूकस ही क्यों ना हो। और बाकी तो बॉडी के बारे में आप लोग जानते हैं, जहाँ सीलियरी आपने क्यूबोइडल एपिथेलियम पढ़ी होगी, सीलियरी आपने कहीं वेस्टिबुलर पढ़ी होगी, जानते ही आप लोग। तो ये मूवमेंट फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। मतलब अगर ये भी जा रहा है तो टेल यानी फ्लैजेलम, मेल गैमीट, तो फ्लैजेलम की मूवमेंट जब भी होती है तो उसमें सेल में ही मूवमेंट होती है, सराउंडिंग फ्लूइड में मूवमेंट नहीं हो रही। ये भी तो एक सेल है, मेल गैमेट भी तो एक सेल ही तो है, स्पर्म में एक सेल ही तो है। तो फ्लैजेला में जब मूवमेंट होगी तो केवल सेल की मूवमेंट होगी, लेकिन इसमें जब मूवमेंट होती है या तो सेल में या मैंने ऑर्गेनिज्म में या फिर सराउंडिंग फ्लूइड में मूवमेंट होगा। ज्यादा काम कौन करेगा? सीलिया करेगा। ज्यादा काम कौन करेगा? सीलिया। Prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different. मतलब 9+2 absent। क्या होता है वो तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, 9+2 यहाँ पे एब्सेंट। और इनके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन? कुछ नोट करना चाह रहे हो आप लोग? दोनों में ही हो रहा है ना, एक साथ ही हो जाएगा जब ये मूव करेगा तो। नहीं, हमारे और हमारी बॉडी के रेस्पेक्ट में आ गया, इसके रेस्पेक्ट में बात करोगे तो दोनों हो रहा है। हमारी बात कर रहे हो तो हमारी बॉडी में सराउंडिंग फ्लूइड होगा ना, हमारी बॉडी में सीलिया के अंदर मूवमेंट होगी तो सराउंडिंग फ्लूइड तो मूवमेंट करेगा। म्यूकस कोई भी अगर नेजल ट्रैक से अंदर चला गया तो उसे म्यूकस में ट्रैप कर ले आता है, फिर सीलियरी मूवमेंट उसे प्रोपेल आउट कर देती है। तो हमारी बॉडी में ये हो गया, लेकिन यहाँ तो ये दोनों ही चीजें अप्लाई होंगी। मतलब एनसीईआरटी समझने लगा है। साइटोस्केलेटन का काम ही है बाबू। क्या कह रहे हैं? एनिमल क्यूल टर्म ल्यूवेन हॉग ने यूज किया था जब भी उसने किसी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म को देखा था वहां पे लेके। मैंने पहले दिन बताया था क्लास में, जब तुम मास्टर पे शक कर रहे थे उस दिन, पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा। तो जिसको भी देखा उसको एनिमल क्यूल दे दिया उसको नाम। तो सारे एनिमल क्यूल ही है, और क्या है। पानी में क्या मिलेगा? पानी में सर अब पॉन्ड वाटर में क्या मिलेगा? कहाँ मिलता है पैरामीशियम आपको? समुद्र के पानी में, आरओ के वाटर में। अब वो कहेगा उस पानी में मिलता है जो बाहर से भर के लाया हूँ। नहीं मिलेगा रे। उसमें लीच मिलती है, बहुत बढ़िया। ये भी तो माइक्रो पे कर रहा है, क्या उसमें लीच मिलती है। हिरुडिनेरिया हिरुडीनिया, हिरुडिनेरिया हिरुडीनिया, सुन ले। हिरुडिनेरिया हिरुडीनिया, हिरुडिनेरिया बड़ा नाम है तो वो जीनस हो गया, यानी लीच को बोलते हैं। हिरुडिनिया क्लास होती है, और वो क्लास एनलिडा की क्लास होती है। ओलिगेटा ओलिगोकेटा हिरुडीनिया, हिरुडीनिया में हिरुडिनेरिया यानी लीच आती है। अब कहाँ पढ़ोगे? तो हमने पढ़ा है। लहरदार, देखो चाबुक की तरह। हॉर्स नहीं जानती, अंडुलेटिंग नहीं जानती, ये जानती हो बस। अल्टमा जब चलता है तो अंडुलेटिंग मूवमेंट ही तो करता है। फोटो इंग्लिश में, डायग्राम तो मिल जाएगा। गया हैज गॉन। तो डायग्राम के पीछे पड़ गया, कोई नहीं पूछने वाला, उसको 9+0 याद कर ले यार। ये आएगा ना बिल्कुल, नहीं आएगा क्या? N+2 अरेंजमेंट कहाँ है? एन प्लस एक्सोनियम में N+2 अरेंजमेंट कहाँ हो गया? सेंट्रल पार्ट ऑफ सीलियम और फ्लैचुलम। समझी नहीं मेरी बात को? ये लो रॉकेट में पॉकेट। लाइक ये सेल मेम्ब्रेन है, इधर देखो। छोड़ दे फोन को, पूरा दिन वहीं पे लगी रहती है। ये सेल मेम्ब्रेन है। जो नीचे चला गया वो बेसल बॉडी, जो बाहर आ गया वो शाफ्ट, और बीच में बेसल प्लेट। ये पेरी पेरी पे
पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये दो सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो पेरीफेरी पे दो दो होंगी। हेलो, पेरीफेरी पे जो माइक्रोट्यूब्यूल दिख रही है, ये ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये बी माइक्रोट्यूब्यूल, और ये सेंटर के माइक्रोट्यूब्यूल, ये सीलिया फ्लेजेला का पार्ट है। नहीं समझे? चुप रहा करना। अरे तो सीलिया ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, और वो हम क्या देखते हैं? क्रॉस सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ये जो दिख रहा है, ये पेरिफेरल डबलेट है, और ये सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल है। ये जो है C1, और इसको बोलेंगे C2। तो इन दोनों के बीच में ये क्या हो गया? ब्रिज हो गया। नहीं समझे मेरी बात को? एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया है, हेलो, तो यही था कि पेरीफेरी पे 9 दिखा रखे हैं, सेंटर में 2 दिखा रखे हैं। अब सेंटर में जो दिखा रखे हैं, इसको C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया, और इनको जोड़ने के लिए बीच में प्रोटीन का ब्रिज हो गया। तो पेरीफेरी पे 9 है, और जो ये 9 पेरीफेरी पे है, ये ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये बी माइक्रोट्यूब्यूल, ये ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये बी माइक्रोट्यूब्यूल, कौन सी नहीं है? सी नहीं। यहां सी थी। हेलो, यहां सी थी। देखो यहाँ पे ए बी सी अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। अंदर वाली ए माइक्रोट्यूब्यूल जो पूरी लंबाई तक चली गई, बी भी चली गई, सी गायब हो गई। तो जो ट्रिपलेट था वो डबलेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 9+0 व्यवस्था है, यहाँ पे 9+2 व्यवस्था है। ये जो 9 है ट्रिपलेट की फॉर्म है, ये डबलेट की फॉर्म है। सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, प्रोटीन हब है। सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल, यानी सेंट्रियोल का प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट। वो प्रॉक्सिमल पार्ट की बात कर रहा है, उसमें हब है। इन सब ये लो, ये सेंट्रियोल का बेसल बॉडी, इसका ये प्रॉक्सिमल पार्ट, ये डिस्टल पार्ट, यहाँ पे हब है। नहीं समझ? प्रॉक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट, और क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल। जब मैं पढ़ के निकला था, मैं इस लाइन को स्किप कर गया, मुझे लगा कि कोई पूछेगा। कलेजा चाहिए पूछने के लिए, समझ में आएगा तो पूछेगा ना। नहीं समझी मेरी बात? हाँ, इन सबसे हमें क्या, ये तो वो पढ़ते हैं जो पढ़ाई करते हैं। ये एक डबलेट है, ये दूसरा डबलेट, डबलेट डबलेट इंटर डबलेट, ये जो ग्रीन कलर से इनको आपस में, वहां इंटर ट्रिपलेट था, ये इंटर डबलेट हो गया है। वहां इंटर ट्रिपलेट था कि ये एक ट्रिपलेट था, ये दूसरा ट्रिपलेट था, ये इंटर ट्रिपलेट था। यहाँ पे इंटर डबलेट हो गया है। क्या हो गया? इंटर डबलेट। और फिर यहाँ से इससे क्या निकला? यहाँ पे क्या हुआ? ये ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये बी माइक्रोट्यूब्यूल, ये ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये बी माइक्रोट्यूब्यूल। यहाँ पे सीन ऐसा है, ए बी, ए बी, यहाँ क्या था? ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ पे इंटर डबलेट हो गया, वो इंटर ट्रिपलेट था। फिर इससे ये जो निकला है, ये क्या निकली है? डाइनिंग आर्म्स निकली है। ये जो ऑरेंज कैंडी दिख रही है, ये डाइनिंग आर्म्स है। जो बाहर की तरफ हो गई, ये बाहर की तरफ हो गई, ये आउटर डाइनिंग आर्म्स है। जो अंदर की तरफ हो गई, वो इनर डाइनिंग आर्म्स है। नहीं समझे? डाइनिंग आर्म्स, ये डाइनिंग आर्म्स है। क्या है ये? डाइनिंग आर्म्स है। ये जो दिखा रखी है, ये डाइनिंग आर्म्स है, ये वाली दिखा। डाइनिन एक मोटर प्रोटीन होता है, और मोटर प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रैक पे चलता है। हेलो, हेलो, ये माइक्रोट्यूब्यूल का है।
और डायनिन इसके ट्रैक पे चलता है, और जब उनको स्लाइड करता है तभी तो इनमें मूवमेंट होती है सीधे फ्लैजेला। डायनिन वो मोटर प्रोटीन होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रैक पे चलता है। माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रैक बनाया था और इस वेसाइकल को डायनिन लेकर जा रहा था। तो डायनिन एक एग्जाम्पल था मोटर प्रोटीन का जो माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रैक पे चल के जा रहा था। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का तो बना सकते हैं, इस पे मोटर प्रोटीन रन करेगा तभी तो जाएगी, मूवमेंट आती है सीधे अपने जगह, वरना मूवमेंट कैसा है। खैर इतनी व्यथा तुम कहाँ समझे। अब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हो या सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, इनके बाहर कवरिंग होती है। जो पेरिफेरल कवरिंग जो है, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, इसके बाहर कवरिंग बन गई। तो पेरिफेरल कवरिंग कुछ भी नहीं है, बस ये सेल मेम्ब्रेन ही है जिसने पेरिफेरल कवरिंग बना दिया है। सेल मेम्ब्रेन ही पेरिफेरल कवरिंग बना रहा है, सेल मेम्ब्रेन ही पेरिफेरल कवरिंग बना रहा है, सेल मेम्ब्रेन ही पेरिफेरल कवरिंग बना रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन ने इसकी कवरिंग बना दी। सब सेकेंडरी केस हो तो फिर हो जाएगा, फिर मिलेंगे ट्यूब अगले साल। तो सेल मेम्ब्रेन ने इसकी कवरिंग बना दी, ये पेरिफेरल कवरिंग है, ये पेरिफेरल कवरिंग है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये अंदर वाला, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, इनको जोड़ने वाला ब्रिज हो गया। और अगर मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा दूँ इस तरह से, इसके बाहर ये डॉटेड लाइन दिखा दूँ, तो ये सेंट्रल कवरिंग हो जाएगा। तो पेरिफेरल के बाद पेरिफेरल कवरिंग, सेंट्रल के बाद सेंट्रल कवरिंग। इस डायग्राम को एनसीईआरटी ने ऐसे दिखा रखा है। कैसे दिखा रखा है ऐसे। जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है वो पेरिफेरल कवरिंग, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है। मतलब कहानी सिर्फ कितनी होनी थी, ये लाइन यहाँ पे आके रुक जाती, थोड़ा सा अंदर चला गया कोई बात ना। यस, पेरिफेरल कवरिंग है। शीथ बन गया, कवरिंग बन गई। क्या बन गया? शीथ बन गया। जो बाहर होगा पेरिफेरल, जो अंदर होगा वो सेंट्रल शीथ होगा। मतलब ये लाइन भी यहाँ रुकनी थी, कहाँ रुकनी थी? यहाँ रुकनी थी। ये भी अंदर चली गई। नहीं ये तो सही है, बोल क्यों नहीं रहे कम वक्त तो। ये जो कवरिंग करती है ये सेंट्रल शीथ। जब भी डायग्राम एनसीईआरटी का आएगा तो यही से उठाएगा, बस इतना ही टेस्ट कर देगा। इसको सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल लिखिएगा, इसको सेंट्रल शीथ लिखिएगा, और फिर यहाँ पे लिखिएगा ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। यहाँ पे तो फिल इन द ब्लैंक करवा लेगा, यहाँ पे पूछेगा कौन सा सही मैच है, कौन सा गलत मैच। वैसे तो डायग्राम में क्वेश्चन नहीं आ रहे क्योंकि, लेकिन ध्यान तो रखना ही है क्योंकि डायग्राम यही क्यों चेंज करती है। कितना ऐसा पता चला अगली बार पेपर वर्क आप नहीं तो 100 में से 50 क्वेश्चन ही डायग्राम में जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा रीजन उसमें डालने लग गया, स्टेटमेंट बेस्ड उसमें डालने लग गया सब कुछ। क्योंकि एम्स बंद हो गया, चिम्मर बंद हो गया, तो फिर उनका पैटर्न तो फिर कुछ करेगा ही ना। तो गनीमत समझो कि नीट के अंदर IIT नहीं होता था, वरना मल्टीपल चॉइस दिखा कि 2+2 कितना होता है। बोले कितना होता है, बोले कितना होता है, बोले कितना होता है, बोले कितना होता है। अगर किसी में से एक को ही टिक करना है तो 2+2 का है तो 4 होगा, क्योंकि अगर 2+2 बोलता तो 4 लिखते। हद हो गई, मजाक चल रहा है क्या इस देश में? हद हो गई है। और तो कहानी कुछ ऐसी चल रही है। तो सीलिया या फ्लैजेला, दोनों का ओरिजिन बेसल बॉडी से हुआ है। बेसल बॉडी से जो पार्ट बाहर चला गया उसको शाफ्ट कहेंगे, और शाफ्ट में आपको 9+2 व्यवस्था मिलेगी। ये माइक्रोट्यूब्यूल की व्यवस्था है। और ये 9 जो होता है वो डबलेट होता है या ट्रिपलेट होता है? डबलेट होता है। और सीलिया फ्लैजेला का जो सेंटर वाला पार्ट है, हेलो, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ दीजिए, ये सेल था, ये बाहर की तरफ पुश हो गया। तो जो सेंटर वाला पार्ट होगा, इसमें टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसको बोलते हैं एक्सोनील। केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ना है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ना है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ना है।
अंदर का ये जो पूरा रॉकेट में पॉकेट दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सोनियम। तो सेंट्रल पार्ट, कोर पार्ट ऑफ, ये कोर है ना, अरे इनर वाला पार्ट कोर पार्ट ही तो होगा। अरे कोर ही तो है ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है, जो कोर पार्ट, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। ये बंगाल का काला जादू है। तो ये जो दिख रहा है, इसको एक्सोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक्सोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक्सोनिम कहते हैं। सेंट्रल पार्ट। कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है? 70 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है। कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है? तो सीलिया हो या फ्लैजेला, सुनिए। राइबोसोम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। जॉर्ज पैलेडे ने 1953 डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आया था। और फिर इन हेल्डेन थ्योरी, सोचो 1953 में कितने कारनामे हुए थे। एक्सपेरिमेंट भी तो किया होगा ना कुछ लोगों ने इसके अंदर। तो ये किसका बना होता है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। और इस पर कितनी यूनिट मेम्ब्रेन होती है? कोई भी यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती। तो राइबोसोम कोई भी हो दोस्तों, 70s या 80s, ईच राइबोसोम हैज टू सबनेट। एक स्मॉलर होता है और एक लार्जर सबनेट होता है। स्मॉलर हो या लार्जर सबनेट हो, ईच सबनेट हैज आरआरएनए, आरआरएनए, आरआरएनए एंड प्रोटीन्स, मैंने बताया। राइबोसोम बनाने के लिए जो आरआरएनए चाहिए वो न्यूक्लियस में बनता है। और ये क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 ऐसा कर पाते हैं। लेकिन उनके काम में कौन हेल्प करता है? क्रोमोसोम नंबर 1, जो 5s आरआरएनए बना के देता है। क्या देता है? 5s। कुछ याद आ रहा है? तो 70s हो या 80s, हर में दो सबयूनिट होगी। इनको आपस में जोड़ने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। क्या चाहिए? मैं तो Mg2+ की प्रेजेंस में आपस में जुड़ जाएंगी और इस तरह से राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। तो मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया है, 10 टाइम्स हो गया है, 10 गुना हो गया है, बाहर साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है, तो दो राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे और डाइमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाइमर बन जाएगा। मतलब 70s और 70s, अगर इनके दो राइबोसोम आपस में जुड़ गए कि साइटोप्लाज्म में इतना ज्यादा हो गया, तो डाइमर जो बनेगा उसका एस वैल्यू 100 आ जाएगा। और अगर 80s और 80s के दो राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे, तो डाइमर का जो वैल्यू आएगा वो 120 आएगा। तो ये डाइमर का वैल्यू रहता है दोस्तों। 70 और 70s के दो राइबोसोम मिल गए, तो जो डाइमर बनेगा उसका एस वैल्यू क्या होगा? क्या होगा उसका एस वैल्यू? हाथ क्या उठा रहा है? अच्छा जा रहा है, जाओ ना। पन्नू हलवाई की शॉप पे। तो 70 के दो राइबोसोम आपस में जुड़ गए। अगर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड से 10 गुना ज्यादा हो गया, तो वो चांस की बात है, 10 गुना ज्यादा हो गया तो दो राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे, डाइमर बन गया। एक को मोनोमर कहते हैं, दो को डाइमर कहते हैं, तीन को ट्राइमर कहते हैं, चार को टेट्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? और पांच को पेंटामर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटामर। तो डाइमर बन गया। और डाइमर बन जाता है तो दो राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं। उस समय कोई भी प्रोटीन नहीं बन पाता, क्योंकि जब राइबोसोम एमआरएनए पर दौड़ता है तभी तो प्रोटीन बनेगा। तो राइबोसोम जुड़ गए तो दो इंजन एक ही ट्रैक पे आ गए, तो सोचो उसके बाद में सवारी का क्या हाल होने वाला है, धुआं तो निकलने वाला ही है। तो इस केस पे नो प्रोटीन सिंथेसिस, कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा। नो प्रोटीन सिंथेसिस, कोई भी प्रोटीन यहाँ पे नहीं बनता। तो डाइमर बन गया तो प्रोटीन। तो जो एस का मतलब यहाँ पे क्या है? एस का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, श्वेतवर्ग यूनिट है। ये साइंटिस्ट का नाम है। सिंपली सिंपली कहे तो इनडायरेक्टली मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। अगर एस वैल्यू ज्यादा है तो मतलब उसका साइज भी बड़ा होगा और उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ये इनडायरेक्टली है, ये डायरेक्टली नहीं है। इनडायरेक्टली 70s और 80s में साइज किसका बड़ा होगा? 80s का। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? मतलब राइबोसोम की दो सबयूनिट होती है और दोनों सबयूनिट जो होती हैं दे आर मेड ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो आप सेल को लेके सेंट्रीफ्यूज करते हैं
तो जिस स्पीड पर कितने टाइम में क्या स्पीड रखा जाए कि RNA और प्रोटीन सेपरेट हो जाए, उसका मेजरमेंट एस वैल्यू होता है, उसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो RNA और प्रोटीन के सेपरेशन का जो टाइमिंग रहता है वहाँ पे और जो स्पीड की कैलकुलेशन रहती है उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। सिंपली एस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इनडायरेक्टली मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। मतलब एस वैल्यू ज़्यादा है तो साइज भी बड़ा होगा और डेंसिटी भी ज़्यादा। इतना सब कुछ बच्चा पढ़ के गया और उसने क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब कि डायमर जो बना है डायमर कौन सा होता है, तो विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस और करेक्ट डायग्राम फॉर डायमर। डायमर का सही डायग्राम कौन सा है, उसने पहला ऑप्शन ही ऐसा दे दिया, डायमर। डायमर मतलब मर यानी मर, डायमर मतलब दोनों मर गए। दोनों कब मरेंगे, दोनों तब मरेंगे जब दोनों बच्चों के आपस में सर बैठ जाएंगे तो दोनों मर जाएंगे। ये तो क्यों मरेंगे, दे आर इन क्यू, और ये तो ऐसे ही नहीं मरेंगे क्योंकि इनके बीच में तो बातचीत ही बंद है। और ये तो हम तुम हैं तो ये क्यों मरेंगे, तो दोनों तब मरेंगे जब दोनों बच्चों के आपस में सर बढ़ जाएंगे। तो जब भी डायमर बनता है, जब भी डायमर बनता है तो राइबोसोम की स्मॉल सबयूनिट आपस में जुड़ जाती है और दोनों मर जाते हैं क्योंकि दोनों के सर फूट जाते हैं। तो जब भी डायमर बन रहा है तो उस केस के अंदर वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। कुछ नोट करना है इसमें, ये तो नोट करो, कोई बात नहीं करनी 55S की। क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ बता रहे हो, पढ़ के आऊँगा घर में, कुछ नोट करना है, जल्दी नोट करो। कल हम ह्यूमन हेल्थ शुरू करेंगे। हमारा कल का मतलब वही होता है रे, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन इंडिया। करेंगे कोई हिसाब, टाइमर का डायग्राम बना दो। है ना, अल्टरनेट मारना उठा के तुम्हें, क्या करे, उठा नहीं पाओगे, पैरालाइज हो जाओगे। हाँ बेटी, क्या कह रहे हो, टाइमर का वैल्यू इतना याद करना है ठीक, वरना काट दूं इसको, जोड़ के 140 या 160 नहीं करना है, मैथमेटिक्स करवा दूंगा, IT का फॉर्म भरवा दूंगा। वैसे ही उनके तोते उड़े पड़े, डेट आ गया भाई साहब जनवरी से लेके जून तक। गैस वैल्यू है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, जोड़ने लग गई है, बस इतना ही याद करना है क्योंकि मैंने पढ़ा है डाइमर, मैंने लैब में पढ़ा है डाइमर। हम MPhil इन रेडिएशन बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। अरे दो राइबोसोम जुड़ गए तो कभी प्रोटीन बनेगा क्या, लेट, लो प्रोटीन बना रही है ये, बताना mRNA को कहाँ पे जोड़ेगी, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लिया तुमने। तो जब कह दिया डाइमर बन गया तो प्रोटीन नहीं बनता तो बात खत्म हो गई वहीं पे। अच्छा मुझे सिखा रही है ऐसे जुड़ता है, जितना मॉलिक्यूलर तुम स्पेलिंग लिखती ना, तुमने मैं छठी क्लास में पढ़ ली थी। नहीं वो कहाँ था, वो तो मेरे को दिल्ली में मिला 2005 में, आकाश इंस्टीट्यूट में था। हो गया, हो गया, सुनिए, सुनिए, अरे यार जब डायमर बन गया तो प्रोटीन नहीं बनता, काम खत्म, याद करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ठीक। एक दोस्त था, उसको दूसरा दोस्त मिला और बोला चल घर चलते हैं, सब्जी खाते हैं, खाना खाते हैं, घर गए, खाना जैसे अरे यार फिर वही पालक का दाल बना, तो यार भाभी को मना कर दिया पालक की दाल ना बनाए, बोले अभी मैरिज नहीं हुई यार, बोले भाई जी को मना कर दिया खाने वाली जो है, बोले यार इतनी सैलरी नहीं है, बोले रोज रोज बनाता, बोले मैं ही बनाता हूँ। तो कुछ लोग टेंशन में रहते हैं जिंदगी को लेके, है ना, वो टेंशन से बाहर निकल ही नहीं पाते, रोज पालक दाल बनाते हैं, रोज माथा फोड़ते हैं, और यार फिर पालक की दाल, फिर पालक की दाल। तो जब कह दिया डायमर बन गया, प्रोटीन नहीं बनता, काम खत्म बस। ये रिसर्च स्कॉलर, मेरा मतलब, सुनिए, ये सेल है, बताऊं या नहीं बताऊं, या तुम्हारा काम हो गया यहीं पे भी, क्यों बना रही है डायमर, छोड़ दे, इस पर रिसर्च करेंगे पर बाद में, रिसर्च करेंगे इस पे, माइटोकॉन्ड्रियन, जानते ही होंगे इसको,
ये राइबोसोम माइटोराइबोसोम, ये राइबोसोम प्लास्टिडोराइबोसोम 70s। इनको ऑर्गेनेल राइबोसोम कहते हैं। ऑर्गेनेल राइबोसोम्स आर स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम या तो वो ईआर के ऊपर अटैच्ड हो सकता है या फिर वो साइटोसोल में फ्री हो सकता है। ये फ्री राइबोसोम है, फ्री इन साइटोप्लाज्म। ये बाउंड राइबोसोम है। किस पे बाउंड है? दो तरह के राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। वो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम या ऑर्गेनेल राइबोसोम, ये दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। इनको और प्रोटीन चाहिए तो कौन सा वाला बना के देगा? फ्री वाला बना के देगा। कौन बना के देगा? पेरोक्सिसोम को कोई प्रोटीन चाहिए, कौन बना के देगा? फ्री वाला। न्यूक्लियस प्रोटीन चाहिए, कौन बना के देगा? फ्री वाला। किसको बना के देगा? न्यूक्लियस को। अगर न्यूक्लियस को कोई प्रोटीन चाहिए तो यही बना के देगा। ये फ्री राइबोसोम है। इससे जो प्रोटीन बनेगा वो न्यूक्लियस के भी काम आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के भी काम आ जाएगा। ये बाउंड राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं वो ईआर की ल्यूमेन में आएगा, ईआर से गोल्जी के पास पहुंचेगा, फिर उसको वेसाइकल में बंद कर दिया गया। अगर लाइसोसोम भी बनना है तो उसके लिए प्रोटीन बाउंड वाले बना के देंगे। तो दो तरह के राइबोसोम हो गए, एक हो गया बाउंड राइबोसोम, एक हो गया फ्री राइबोसोम। बाउंड राइबोसोम से जो प्रोटीन बन रही है वो इस पूरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लिए काम आ रही है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की प्रोटीन। प्रोटीन्स फॉर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब सिक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं हम इसको। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोला कि इससे जो प्रोटीन बना ये बाहर की तरफ सिक्रीट हो जाएगा, या फिर ईआर के यूज हो गया या गोल्जी के लिए यूज हो गया। सेल के अंदर भी यूज हो सकता है, इंट्रा सेलुलर टारगेट, सेल के बाहर भी यूज हो सकता है। लाइसोसोम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चाहिए, यही बना के देगा। कोई आपसे कहे लाइटिक प्रोटीन्स फॉर लाइसोसोम, बाउंड वाले ही बना के देंगे, क्योंकि इन ये दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। ये अपनी प्रोटीन बना दें थोड़ी सी, ज़्यादा तो उसी के पास में रहेगा कंट्रोल। ये मैंने एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस के बारे में बताया, तो इसके कंट्रोल में रहेगा अल्टीमेट इनके ऊपर कंट्रोल। इसके पास में जीन मौजूद है, वो जीन की इन्फॉर्मेशन एमआरएनए के पास में आएगी, उस एमआरएनए का यूज फ्री राइबोसोम करेंगे और फिर इनके लिए प्रोटीन बना कर देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को जो प्रोटीन चाहिए वो बाउंड राइबोसोम बना के देते हैं, फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम। तो इनका प्रोटीन सेल के अंदर ही यूज होता है, सेल के बाहर यूज नहीं हो रहा, मतलब नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन बनाते हैं। मतलब प्रोटीन्स फॉर किसके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। किसके लिए? क्लोरोप्लास्ट के लिए। किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। किसके लिए? पेरोक्सिसोम के लिए। यही बनाकर। तो दो तरह के राइबोसोम है, एक फ्री राइबोसोम है, दूसरे बाउंड राइबोसोम है। तो जो बाउंड राइबोसोम होते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लिए प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन इन सब के लिए बना कर दे रहे हैं। किन सब के लिए? इन सब के लिए।